से शुरू हुआ था कि मम्मा ये क्या है, ये क्या है। मम्मा ने बताना शुरू किया, मेरा इंटरेस्ट आ गया और ऑनलाइन में अब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन में एनडीए सीजीएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैं एक एजुकेशनलिस्ट हूँ, एजुकेशन के लिए काम करता हूँ। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस पे डिस्कस करूँगा क्योंकि वो ऑप्शनल में भी आता है, पेपर 1 पेपर 2 में, बट पॉलिटिक्स पे नहीं। दुनिया भर में कानपुर शहर और अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाले यशवर्धन सिंह आज अपने साथ जन चौपाल पर हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि अभी तक इन्होंने इतनी पढ़ाई के जरिए से कितने लोगों को जागरूक किया और किस किस मुकाम पे पहुंचे। सबसे पहले यशवर्धन सिंह का बहुत बहुत स्वागत है जन चौपाल पर। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में आपने 7th से 9th क्लास में एडमिशन लिया है, तो आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है कि अब मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो फिर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप अभी तक शहर में पढ़ रहे थे, किस स्कूल में पढ़ रहे थे? अभी रघुकुल स्कूल। रघुकुल। तो अब जब आप पेपर में भी मैंने देखा, कई जगह देखा, सोशल मीडिया में चल रहा है, टीवी चैनल्स में चल रहा है, आप अब ग्रामीण अंचल क्षेत्र से जुड़े बच्चों के लिए देहात में पढ़ने जा रहे हैं। जिस स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हैं वो सरकारी स्कूल है, सरकारी है या प्राइवेट, आप बताइए? सरकारी स्कूल है। तो आप यहाँ जब जा रहे हैं पढ़ने, तो आपका उद्देश्य क्या है, ये बताइए। मेरा मेन उद्देश्य है कि गांव के बच्चों को भी मोटिवेट करना कि अगर शहर का बच्चा आके उनके स्कूल में पढ़ रहा है तो फिर उनको भी अपने स्कूल की इम्पोर्टेंस पढ़ना चलनी चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है स्कूल। आपको ये लगता है कि जो गांव हैं, ग्रामीण अंचल क्षेत्र हैं, वहां पे जो बच्चे हैं वहां पे शिक्षा का स्तर डाउन है? देखिए, कुछ क्षेत्रों में जैसे मतलब मैं क्षेत्रों का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उन क्षेत्रों में भी कुछ जगह है जो डेवलप्ड है, लेकिन हाँ कई क्षेत्र हैं। ये जो यशवर्धन हैं, ये यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस इन सब की कोचिंग दे रहे हैं और इनके साथ न जाने कितने छात्र जुड़े हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आप जब शुरुआती दौर में, जब मैं आपसे 2019 में मिला था पहली बार, तो आप मुझे मिले, आपने अपने बारे में बताया, फिर एकदम से आप इतना मतलब 3 साल में कैसे अपने आप को किताबों में घिरा, या फिर कैसे क्या आपने बनाया कि इतनी जल्दी? बेसिकली मैंने 2017 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेरी मतलब तैयारी करी थी 2017 में। उसके बाद क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ था कि मम्मा ये क्या है, ये क्या है। मम्मा ने फिर मम्मा ने बताना शुरू किया, मेरा इंटरेस्ट आ गया, तो फिर मैंने मम्मा की बुक्स भी उठा ली। मम्मा की जब बुक्स उठा ली तो मेरा बुक्स में भी इंटरेस्ट आ गया, तो फिर मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे मैंने भी खुद के लिए बुक्स ऑर्डर करना शुरू कर दिया, मैंने पढ़ाई करने लगा। और फिर 2019 तक आते आते मैंने एग्जामिनेशंस कई सारे लाइक यूपीएससी, सीएपीएफ, सीएससी, एनडीए, सीडीएस और स्टेट पीसीएस, एसएससी, इन सब के एग्जाम्स भी मैंने एग्जाम पेपर्स भी देखने शुरू किए, क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद मुझे लगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो फिर मैंने देखा कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करता था, तो फिर मुझे लगा कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो फिर उसके बाद से मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड करना शुरू किया, लेकिन 2020 में कोविड आ गया, मेरी पढ़ाई लेकिन तब भी चलती रही। उसके बाद मैंने तब भी ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड करना जारी रखा। और फिर 2021 आते आते जब कोविड थोड़ा सा थमा है, तो फिर मैंने गांव में, शहरों में जाकर, स्कूल कॉलेजेस में जाकर मैंने लेक्चर्स लेना एज अ गेस्ट लेक्चरर मैंने शुरू किया। उसके बाद 2022 में मैंने उत्तम करियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और ऑनलाइन में अब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन में एनडीए सीजीएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अभी दिवाली में मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आप किसी गांव में गए थे, बच्चों से मिले थे, तो आप बचपन से शहर में रहे हैं या फिर गांव में, पहले तो ये बताइए। बचपन से शहर में। बचपन से शहर में रहे हैं, तो जब आप ग्रामीण अंचल क्षेत्र में गए, उन बच्चों से मिले, तभी आपको आपका मन किया होगा कि मैं देहात के बच्चों से जुड़ के उनके साथ पढ़ूं। जी। ये आपके मन में तभी आया होगा। आपने ऐसा क्या देखा था वहां पे कि मुझे यहाँ आना चाहिए, इनके बीच आना चाहिए? मुझे वहां पे बच्चों में लगा कि जो एक होता है कि बच्चे जागरूक हैं, वहां पे थोड़ी सी जागरूकता की हल्की सी कमी थी। और एक चीज मुझे ये चीज लगी कि बच्चे ज्यादा जल्दी ग्रैब करते हैं किसी भी चीज को। लाइक अगर आप कोई भी चीज बताएं तो बच्चों को याद हो जाती है। यहाँ तक कि आप शहरों में देखो तो फिर आप साल बीत जाते हैं बट लोगों को याद नहीं होता। तो फिर गांव में बच्चों को ग्रैब करने का, क्योंकि एक ओपन माइंड होना चाहिए, तो फिर वहां पे उतने ज्यादा कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं है गांव के क्षेत्रों में, बल्कि शहरों में देखेंगे तब भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन गांव के क्षेत्रों में आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं दिखेंगे। तो फिर मुझे एक चीज होगी कि बच्चे ग्रैब कर रहे हो, अच्छे से पढ़ भी लेंगे अगर आप
इनको अच्छा से स्टडी मटेरियल दें। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं इनके बैच आके पढ़ूंगा तो फिर ये भी मोटिवेट होंगे और मैं भी मोटिवेट हूँ आगे के लिए। अच्छा, आप ये बताइए, अभी आपने बताया था कि जैसे आपकी मम्मी पहले यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, आपने उनकी किताबों से पढ़ाई शुरू की। हम्म। तो जब आप वो किताबें पढ़ते थे उस दौर में आप 2019 में और भी छोटे रहे होंगे, लगभग आपकी उम्र होगी वही 9 साल तक, हम्म। ऐसे ही होगी ना? हम्म। तो आप उस समय अपने स्कूल की किताबें फिर मम्मा की किताबें कैसे इतना मतलब कैसे कर पाते थे? द मेन थिंग इज टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो फिर आप सब मैनेज कर लेंगे। अच्छा, आपका सपना क्या है यशवर्धन जी, ये बताएं। मैं बेसिकली फ्यूचर में एज एन इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर, एज अ डिप्लोमेट, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अच्छा, आपको पीएमओ ऑफिस से कॉल आई और राष्ट्रपति जी के यहाँ से मेल आया, आप सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी स्वयं मिल के आए हैं, आपका परिवार मिल के आया है। तो जब देश के तीनों लोगों से आप मिले, एक ऐसे अहदे पे लोगों से मिले, तो आपको उनसे मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जी। वो लोग मुझसे मुलाकात कर रहे हैं और वो भी एजुकेशन पे डिस्कस करना चाहते हैं और एजुकेशन के लिए काम भी करना चाहते हैं। अच्छा, अच्छा ये बताइए, जैसे आप बात करते हैं शिक्षा की, ठीक हम्म। है? आप शिक्षा की बात करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, लेकिन कई लोग जो जब आपके बीच आते होंगे, इंटरव्यू लेने आते होंगे, तो आपको पॉलिटिक्स में घेरने की कोशिश करते हैं। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक एजुकेशनलिस्ट हूँ, एजुकेशन के लिए काम करता हूँ। अगर मुझसे कोई भी पॉलिटिक्स के क्वेश्चन या पॉलिटिक्स पे चर्चा करना चाहेगा, मैं पॉलिटी पे चर्चा कर लूँगा जो हमारे सिलेबस का पार्ट है यूपीएससी का। जी, मैं पॉलिटिकल साइंस पे डिस्कस कर लूँगा क्योंकि वो ऑप्शनल में भी आता है, पेपर 1 पेपर 2 में, जी। मेंस में यूपीएससी के। तो फिर मैं पॉलिटिकल साइंस पे कर लूँगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे कर लूँगा, इंडिया की पॉलिटी पे कर लूँगा, बट पॉलिटिक्स पे नहीं। बिल्कुल, वेरी गुड। आपको पॉलिटिक्स पे अभी नहीं करना है, आपका ये मानना है और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि शिक्षा आगे बढ़े। देश में आपका नाम है, विदेशों में भी आप पहुँच गए हैं, डाक में आपकी फ़ोटो लगी थी। तो आप ये बताइए, जब आप अभी पीएमओ के यहाँ से आपको फ़ोन आया पीएमओ ऑफ़िस से, इसके बाद कोई अपडेट है कि वो आप कब मिल रहे हैं आपसे? कुछ ऐसा कुछ उन्होंने बोला? बेसिकली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होने के नाते तो फिर अभी तो मैं शेयर नहीं कर सकता। जी, हाँ, लेकिन बात हुई है, जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे। और जो मेल आई थी आपको राष्ट्रपति जी के यहाँ से? वो भी उन्होंने मेरा जो प्रतिभा है, जो भी है, जी। उन्होंने कंसीडर किया है और अगर फ्यूचर में कभी भी मौका मिलेगा तो फिर वो मिलेंगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक सवाल और पूछूँगा मैं आपसे कि आप यूपीएससी की कोचिंग पढ़ा रहे हैं और युवाओं की प्रतिभा को निखार रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हिंदी, वो अभी हुई नहीं है। उसको हिंदी राष्ट्रभाषा सभी लोग बताना चाहते हैं, उसको राष्ट्रभाषा कहा जाए, लेकिन कहा नहीं जा रहा। तो हिंदी पे क्या लगता है आपको काम किया जाना चाहिए? देखिए, आई डोंट थिंक कि उसको राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए या फिर नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज सही है, जी, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्योंकि अगर हम लोग हिंदी को अगर पुश करते हैं, लाइक आप, एक बहुत ही फेमस जोक है कि अगर तमिलनाडु में अगर एक बार भी एक हिंदी का शब्द बोल के दिखाओ, फिर जो चप्पल पड़ेंगे वो याद रहेगा हमेशा। तो फिर ये एक बहुत ही फेमस फ्रेज है जो कई बार 80s में 90s में बोला जाता था, यहाँ तक कि 50s और 70s में भी, 50s 60s में भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि तमिलनाडु में भी हिंदी को पढ़ाया जाना, क्योंकि तमिल नहीं पढ़ाई जा रही थी वहाँ पे, हाँ, और हिंदी को पढ़ाया जाना गलत था। क्योंकि वहाँ के बच्चों को अगर अपनी भाषा नहीं सीखेंगे वो लोग स्कूल में और बाहर की भाषा सीखेंगे जो उनके इलाके से बाहर बोली जाती है, तो उनको कैसे फायदा करेगी। तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो फिर इस पे भी कई सारे प्रोटेस्ट हुए। तो फिर इंडिया में अगर, आई डोंट थिंक कि उसको राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज सही है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। क्योंकि बोला जाता है ना, हर 10 किलोमीटर चल के आपको एक नई भाषा मिल जाएगी। हाँ, तो ये इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग ट्राइब्स के लोग हैं, अलग अलग वो पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके में अगर वहां पे इतनी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो हम लोग अगर पूरे कंट्री को एक तरीके से एक बार मेन देखें, पूरे कंट्री को एक बार बस एक बॉक्स में देखें, तो हिंदी को आई डोंट थिंक कि बनाना चाहिए। क्योंकि
आज भी इंडिया में कई लोग हिंदी को नहीं, उन लोगों को हिंदी नहीं आती, कई लोगों को नहीं हाँ, आती। काफी तो लोग फिर हैं जो बाहर हैं, अपने देश के हैं, बाहर रह रहे हैं, उनको हिंदी नहीं आती। और अगर उनसे बातचीत करेंगे आप तो वो इंग्लिश में बात करेंगे, या फिर जहाँ पे वो रह रहे हैं लोकल लैंग्वेज उनको आती होगी, लेकिन हिंदी नहीं आती। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, हिंदी भाषा है और हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो फिर आई डोंट थिंक कि अभी जैसे होता है ना कि कई बार बोला जाता है कि वो खतरे में है, वो खतरे में है, आई डोंट थिंक कि हिंदी खतरे में है। तो फिर आई आपको डोंट ऐसा लगता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, हिंदी खतरे में नहीं है। हिंदी खतरे में नहीं, मतलब हिंदी भाषा बोली जा रही है। जो भाषाएं अब हट रही हैं, क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूँ जो आज भी ऐसे काम कर रहे हैं कि जो जो भाषाएं अब विलुप्त होती जा रही हैं, उनको जो लोग वहां पे वो भाषा बोलते हैं उन लोगों तक पहुंच के वो लोग कन कन वर्ड्स को क्या क्या बोलते हैं उस भाषा में, उसको रिकॉर्ड करके उसको अपनी वेबसाइट पे डाल के लोग उस जो लैंग्वेज है, 100 से ज्यादा कई बार लैंग्वेजेस को किया जा चुका है आज तक। तो फिर ऐसे कई सारे काम किए जा रहे हैं कि अगर भाषा विलुप्त भी हो जाए तब भी कोई इंटरनेट पे जाके उस भाषा को सीख सके। वेरी गुड। आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और उम्मीद अभी आपने देखा यशवर्धन ने अपने बारे में सारी जानकारी साझा की, और अब हमारे साथ हैं यशवर्धन के पिताजी, इनका नाम है डॉक्टर अंशुमन सिंह। सर, आप ये बताइए, देश भर में आपके बेटे का नाम रोशन हो रहा, आपको कैसा लग रहा? निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है जी। और बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम आज इनको देख करके हमारे देश के और देश के बाहर के भी बच्चे जो है, इवन चाहे गांव में हो चाहे शहरों में हो, मोटिवेट हो रहे हैं, और कम से कम उनमें एक इच्छा जागृत हो रही कि नहीं, मुझे भी इसी तरह आगे बढ़ना है और नाम रोशन करना है। तो अच्छा लग रहा है। सर, बचपन में जब यश छोटा होगा तो आपको कैसा लगता था कि ये आगे चल के क्या करेगा, कैसा बनेगा? आपको कुछ बहुत सारी उम्मीदें होंगी, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ फिर इस तरह से एकदम से खुल के आप सीएम योगी से मिल आए हैं, पीएमओ ऑफिस से आपको फोन आया है, राष्ट्रपति जी के यहाँ से मेल आई है, तो पहले कैसा लगता था कि मेरा बेटा क्या करेगा? आप सोचते थे उसके बारे में, सपने क्या थे उसके? इस तरह से कुछ बताएं। एक्चुअली सच बताएं तो इनका नाम ही चूंकि यशवर्धन है, जी। तो हमेशा लगता था कि कुछ तो करेंगे बड़ा। अच्छा। हमेशा मेरी सोच शुरू से रही, जब ये छोटे थे और इनकी जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती थी, जो ये करते थे, मैं वॉच करता था, तो वो हमेशा जो एक्टिविटीज होती थी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करती थी, जो एक नॉर्मल बच्चे होते हैं जी। उनसे ये डिफरेंट होती थी। तो वो हर पल वो जो इनकी एक्टिविटीज होती थी वो बताती थी कि कुछ तो ये करेंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन ये जो कुछ करेंगे उसी पॉइंट को मैंने पकड़ा और निखारने का प्रयास किया कि जिसमें आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा और स्पीड देता हूं और सपोर्ट देता हूं। तो एज फादर मैंने जो है इनको एक सपोर्ट करने का कोशिश किया, और मुझे बहुत खुशी है, मैं गर्व करता हूं इन पर। देखिए, जैसे एक पिता का सपना 11 वर्षीय बेटे ने पूरा कर दिखाया। आज देश भर में, देश क्या दुनिया भर में इनका नाम है, पिताजी का नाम है, और छाए हुए हैं पूरी तरीके से। आपको अब हम कुछ मेडल्स दिखाएंगे यशवर्धन के, जो अभी तक यशवर्धन ने अपनी मेहनत से जगह जगह जाके अपने पढ़ाई के दम पे हासिल किए हैं। आइए उनको देख लेते हैं।